नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज बात बड़ा ही गंभीर है और विचारणीय तो अवश्य है। ये बात शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का निवासी हूं, आज़ाद देश में जन्म लिया हूं और कानून के हिसाब से मेरा बेशक एक निश्चित उम्र आने के बाद मताधिकार का सुअवसर या सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक अलग बात है। लेकिन अगर कानून आड़े नहीं आता तो मैं अपने जन्म के दिन से अपने देश की सरकार चुनने में योगदान देता, सहयोग देता। मेरे ही चुनने से सरकार चुनी जाती। मतलब मैं ऐसा आदमी हूं जिसके चुनने से सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, सांसद विधायक बनते हैं, यहाँ तक कि गांव का पंचायत सदस्य से लेकर के पंचायत अध्यक्ष तक हमारे ही चुनने से बनता है। हमारे मतलब आप सबके। ये एक सौभाग्यशाली देश के सौभाग्यशाली नागरिक को ही नसीब है। कई जगह लोकतंत्र है लेकिन हमारे जैसी आजादी नहीं है। मित्रों, आज इसी विषय पर सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने बात रखूंगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा और क्या हम लोकतांत्रिक रूप से परिपक्व हो गए हैं क्या, या हम बहुत ज्यादा परिपक्व हो गए, हम इतना स्वतंत्र हो गए हैं कि जिस आदमी की दो कौड़े की औकात नहीं है वो आदमी सीधे प्रधानमंत्री को अश्लील शब्दों का प्रयोग कर सकता है, विपक्ष के नेता को अश्लील शब्दों का प्रयोग कर सकता है। मतलब किसी भी आदमी को गंदी गाली से लेकर के वाहियात बकवास तक कर सकता है। क्या हम इतना स्वतंत्र हो गए हैं, या अब समय आया है कि इस विषय पर विचार किया जाए कि हमने लोकतंत्र तो प्राप्त कर लिया हमारे बुजुर्गों के बलिदान से, हमारे पूर्वजों के एहसान से, लेकिन क्या हम उस लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा कर पाए, लोकतांत्रिक मूल्यों के वसूलों पर। हाँ जितेंद्र भाई नमस्कार, जैनेन्द्र भाई नमस्कार। हम उस वसूल को, उस मूल्यों को मान पाए, उस पर चल पाए क्या? आज मेरी बात यही है। मेरा मुद्दा जैनेन्द्र भाई ये नहीं है कि किसान आंदोलन में लोग सड़कों को जाम किए हुए हैं। मेरा मुद्दा इतना छोटा नहीं है। मेरा मुद्दा है आप सब लोग, जो आदमी गांव में शहर में रहता है, वो ये आदमी देखता होगा कि हम सब लोग इतने स्वतंत्र हो गए हैं कि बीच सड़क पर सब्जी बेचते हैं। अगर हमको कोई हटाना चाहेगा तो हम कहेंगे कि ये सरकार गरीब विरोधी है, मेरा ठेला उठा रही है। हम इतने स्वतंत्र हो गए हैं कि अगर मेरे पास कोठी बनाने के है तो कोठी के साथ मैं सिक्योरिटी पोस्ट को बीच में बनवा दूंगा, और अगर कोई पुलिस वाला या डीडीए वाला, एमसीडी वाला उसको तोड़ने आएगा तो मैं कहूंगा कि देखो जी, मैं अमीर आदमी हूं, मैं बहुत ज्यादा टैक्स देता हूं, लेकिन फिर भी सरकार हमारी नहीं सुनती है। अब मैं इतना स्वतंत्र हो गया हूं कि मेरी मर्जी है मैं रॉन्ग साइड चलूं, मेरी मर्जी है मैं राइट साइड चलूं, क्योंकि मैं लोकतंत्र हूं। लोग इस पर रोक लगाएंगे तो मैं कहूंगा मैं आपको वोट नहीं दूंगा। कल मैंने कहा था कि पंजाब के नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार से कई आदमी खुश हो गए हैं। हालांकि नगर पालिका में भाजपा थी नहीं, लेकिन ये लोकतंत्र था। तभी तो लोग कह रहे थे कि देखो जी, वोट के माध्यम से भाजपा को लोगों ने नकारना शुरू कर दिया है। भाजपा ने क्या किया, वो कुछ कानून बनाया जिसका कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। व्यापक स्तर पर राष्ट्रहित में कोई बात सोचने को तैयार नहीं है। पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो हमारे जैनेन्द्र भाई हैं, नेता विपक्ष के हैं, विपक्ष का अपना धर्म पूरा करने लगते हैं और कहते हैं कि सरकार पेट्रोल पर लूट रही है। जैनेन्द्र भाई ये नहीं कहते कि पेट्रोल पर लूटे हुए पैसे से आज कश्मीर में वो उतना बड़ा काम हो रहा है। आज भारत चीन बॉर्डर पर हमने सुरंगें इतनी बनाई है कि चीन को मजबूर होकर के वापस जाना पड़ा। इतनी पुल, इतनी सड़क निर्माण हो रहा है, हर जगह बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं। वो पेट्रोल पर बड़े पैसे से हम कोई लूट तो नहीं रहे हैं, उसे कोई दारू तो कोई पी नहीं रहा है, जुए में तो कोई उड़ा नहीं रहा है। लेकिन चूंकि जैनेन्द्र भाई विपक्ष के नेता हैं और विपक्षी फर्ज निभाते हैं और वो कहते हैं कि सरकार लूट रही है, यही बात अब जब जैनेन्द्र सरकार में आ जाएंगे तो हमारा धर्मेंद्र इसको सुन रहा है, धर्मेंद्र भी यही कहेगा कि जैनेन्द्र भाई की पार्टी लूट रही है।
क्योंकि हम इतने स्वतंत्र हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आएगी तो कांग्रेस कहेगी कि ये देश विरोधी सरकार है, ये देश के जनता की दुख दर्द को नहीं समझती है। और अगर कांग्रेस सरकार में आएगी तो भारतीय जनता पार्टी भी सेम यही बात कहेगी। हम सब लोगों ने देखा है। एक वर्तमान किसान बिल को ही ले लीजिए, किसान बिल में फुल स्टॉप और कॉमा भी नहीं बदला है। राज्यसभा में नेता सदन के हैसियत से आदरणीय अरुण जेटली साहब, जो कि एक बहुत बड़े वकील भी थे, कानून का ज्ञान था उनके पास, ऐसा नहीं होगा कि उनके नेता ने उनको बरगला दिया कि सुनो तुमको यही बोल देना है। जेटली साहब उसको पढ़े होंगे, उसको समझे होंगे। जेटली साहब ठीक वही बात कह रहे थे जो राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा। सुषमा स्वराज जी नेता सदन लोकसभा के हैसियत से लोकसभा में वही बात कही जो कांग्रेस का नेता या और पार्टियों का नेता कर, उन्होंने उसमें से कहीं कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगाया। तब सुषमा स्वराज कह रहे थे कि आढ़तिया हमारे एटीएम है, आज कांग्रेस वाले उसको कह रहे हैं। मतलब लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, बदसूरती है। लोकतंत्र का एक सयाह पक्ष है। मैं गंदा पक्ष भी कह सकता था, लेकिन कितने लोग को एतराज होगा कि यार मैं गंदे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन सयाह पक्ष तो कहा जा सकता है, तो थोड़ा सुनने में अच्छा लग रहा है कि लोकतंत्र का ये सयाह पक्ष है कि हम अगर विपक्ष में हैं तो सत्ता में आने के लिए कुछ भी अनाप शनाप झूठ बोले और देश की जनता को बरगलाए। आज मैं बाहर निकला था, कार्यक्रम तो था युग परिवर्तन का। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के उस पवित्र जन्म स्थल पर जो भव्य मंदिर निर्माण का कार्य हो रहा है, उसमें जो समर्पण राशि, समर्पण निधि की जो कार्यक्रम चल रहा है, उसका 27 तारीख ही अंतिम डेट है। उसकी समीक्षा बैठक थी कि भाई कोई घर छूट तो नहीं गया, क्योंकि ये राम मंदिर भारत का मंदिर है, ये भारत निर्माण का मंदिर है और भारतीयों के द्वारा बन रहा है। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मंदिर निर्माण के मुख्य ट्रस्टी साहब ने आज कहा कि कुछ लोगों ने ऐसे कुछ लोग अप्रोच किए थे जो कह रहे थे कि कितना 100 करोड़ रुपया लगेगा, मैं अकेले ही दे दूंगा, काहे लिए आप इधर उधर जाइएगा। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन ट्रस्ट के लोगों ने कहा है कि नहीं, ये मंदिर बनेगी भारत के लोग से, क्योंकि ये सबरी की बैर से बनने वाली मंदिर है। ये भगवान राम के राजा दशरथ के पुत्र के सहयोग से बनने वाली है। मतलब राजा और रंक दोनों आदमी के सहयोग से रामायण का निर्माण हुआ था, जिसको आज के लोग राजनीतिक कारणों से अछूत कर रहे हैं, छुआछूत का भेद डाल रहे हैं, उसकी राजनीति कर रहे हैं। उस सेवरी की झूठी बैर राजा दशरथ के पुत्र, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र उस बेर को खाए हैं। आप समझ लीजिए कि मोदी जी का बेटा कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई सफाई करने वाले के घर खाना खा रहे हैं, उस हैसियत से वो स्थिति थी। क्योंकि वही हमारे यहाँ हमारे मर्यादा पुरुष, तभी तो मर्यादा हुए, तभी उनको मर्यादा। वो जब अयोध्या में थे तो वो राजा के बेटे थे, राजकुमार थे, लेकिन जब वो जंगल में गए और जंगल में उन्होंने अपने क्रियाकलाप से साबित किया कि यार वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर मर्यादा से बने, हर उस आदमी का सहयोग लिया जाए, उसी की समीक्षा बैठक थी। मेरा भी सौभाग्य प्राप्त था कि मैं मंच था और अपना जो भी कहना था वो एक अलग मुद्दा था, मैं उसी पर आ रहा हूँ। आज मैं लोकतंत्र की खूबसूरती और उस पर आ रहा हूँ। जनेंद्र भाई ने मुझे कुछ मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूँ कि उनका मार्गदर्शन पढ़ फिर आगे आप बात बढ़ूंगा। जनेंद्र भाई कहा कि नहीं राकेश भाई, मेरा केवल ये मानना है कि हमें लोकतंत्र का जश्न मनाना चाहिए, ना कि पार्टियों की हार जीत का। पार्टियों के हार जीत की लोकतंत्र की असली जीत होती। ये जनेंद्र भाई, मैं ये पार्टियों के हार जीत से भी अलग मुद्दे पर मैं बात करता हूँ। मैं मुद्दा मेरा दूसरा है, आप बने रहिएगा, अपना सहयोग देते रहिएगा। मैं पार्टी की हार जीत की तो बात ही नहीं कर रहा। पार्टियां आएंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी, जाएंगी, ये देश अटल है, अटल रहेगा, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में कहा था। मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि अटल जी के बात को कोट करूं, लेकिन आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था जब वो इस्तीफा देने जा रहे थे कि पार्टियां आएंगी, जाएंगी, सरकारें बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश अटल रहना चाहिए, देश की स्वाभिमान रक्षण है, जिसका लोकतंत्र अमर होना चाहिए। मैं उसी लोकतंत्र के अमर रहने के पीछे क्या कुछ है, क्या उसमें कहीं दिमक लग रहा है, कहीं जंग लग रहा है, मैं इस पर आपकी बात इंगित करता हूं। अब मान लीजिए कि मैं बदरपुर से मीठापुर होते हुए बॉर्डर तक आया, अपने घर तक, बीच में एक जाम लग गया।
मुझे बड़ा जल्दी पहुंचनी थी क्योंकि संघ के बहुत बड़े नेता आने वाले थे और मैं ही मंचस्थ था। आपने फेसबुक पर फोटो भी देखा होगा। तो जो आदमी मुख्य मंचस्थ आदमी है वही उस समय पर नहीं रहता तो बड़ा अच्छा बुरा लगता है कि भाई जो वीआईपी आया हुआ है जिसकी अगवानी करने की मेरी जिम्मेवारी है और मैं ही नहीं हूं। मैं बड़ा छटपटाया तो उतर करके मैं देखा कि आधी से ज्यादा सड़कों पर सब्जी बेचने वाले ठेला वाले लोग खड़े हैं। लोग अपनी कार खड़ा करके चले गए हैं। कार के आगे भी बहुत सारा जगह है जहां वो अगर सटा के खड़ा होते तो जाम नहीं लगता। तो मैंने एक ठेले वाले से कहा तो उसने बोला क्या करेगा भाई साहब, भी तो अब आप समझे, मैं नहीं यहां कहना चाहता जो उसने बात कहा। मैं बोला कि अगर वो पुलिस वाले को हम कुछ कह दे समझा दे तो बोला क्या करोगे, हम वोट नहीं देंगे। अभी मोदी जी के क्या चाहते, किसान आंदोलन पर बैठा हुए पटरी वाले भी आंदोलन पर बैठ जाए। आप एक पटरी वाले को हड़कवा दीजिए ना, हम पटरी वाला आंदोलन पर बैठ जाएंगे कि जी देखिए जी मोदी पटरी वालों का विरोध कर रहा है। और उसके बाद केजरीवाल मेरे पक्ष में खड़ा हो जाएगा कि रे पटरी वाले हमारे हैं, क्योंकि वो तो है ड्रामा करने के लिए मशहूर। 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दिया और हम जैसे लोगों का 200 उसकी जगह 400 रुपये बढ़ा दिया। लोगों को लग रहा है कि फ्री में मिल रहा है, फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है। आपका 200 यूनिट मुझे भरना पड़ रहा है क्योंकि मेरा वाला चार्ज बढ़ा दिया गया, क्योंकि रिलायंस तो बिजनेस कर रहा है, वो घाटे के लिए तो आता नहीं है। यार वो एक अलग मुद्दा है। तो मैं यही कह रहा हूं कि सरकारें क्या करें, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो या सोनिया जी की सरकार हो। मैं सरकार की बात कर रहा हूं। मेरे को जनेंद्र भाई पार्टी में बार बार जब भी मेरे साथ डिबेट में बैठते हैं तो मेरे को भाजपा प्रवक्ता कह देते हैं, कृपया भाजपा नहीं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, वो चाहे आपकी पार्टी की भी सरकार हो। सरकार क्या करे, अगर सरकार कहे कि भाई सड़कें जाम लगती है आप हटाओ, नहीं तो जो विधि संपत्ति है वो उसमें मैं चालान करूंगा, तो वो हड़ताल पर बैठ जाएगा। जैसे कि किसान लोग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। अब किसान को अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतंत्र में हड़ताल का अधिकार है, हड़ताल पर बैठा हुआ है। लेकिन वो किसान मेरे लोकतांत्रिक अधिकार फ्री टू घूमने का जो मेरा है कि मैं स्वतंत्र रूप से कहीं भी पूरे देश भर में विचरण कर सकता हूं बिना रुकावट बिना अवरोध के, उस पर तो कुठारघात हो रहा है ना भाई। अब मैं गाजीपुर बॉर्डर तो आसानी से नहीं जा सकता क्योंकि बहुत लंबा जाम है, वहां रोड बंद है। तो मेरे आपके एक लोकतांत्रिक अधिकार की पालन एक जगह हो रहा है और मेरा हनन हो रहा है। जनेंद्र भाई मैं गलत कर रहा हूं तो कृपया बताइए। किसान को अधिकार है कि वो अपनी मांग रखने के लिए, या मुझे अधिकार है कि मैं अपना राम रखने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए धरना प्रदर्शन करूं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन बिना तोड़फोड़ के किसानों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। वो 26 तारीख की वो कुछ खालिस्तानी साजिश और देशद्रोहियों की साजिश के अलावा अगर हटा दिया जाए तो ये पूरा आंदोलन किसानों का शांतिप्रिय रहा है। किसी तरह की बदमाशी ओकरस नहीं हुई है। लोकतंत्र में यही है और यही होनी चाहिए। लेकिन आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कर रहे हैं तो मेरा मन को तो आपने अशांत किया ना कि मैं उस रास्ते का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर जाम है। उसी तरह से वो जो ठेला वाला पटरी वाला है, वो ठेला पटरी वाला पूरे रास्ते को ब्लॉक कर करके सब्जी बेच रहा है अपना, और अगर कहा जाए कि तू हट जा तो कहेगा कि देखो जी मेरे लोकतांत्रिक अधिकार का हनन हो रहा है, मुझे सड़क से हटाया जा रहा है। अब सरकार इसमें क्या करे? मेरा आज का मुद्दा यही है कि क्या हम सब लोगों को लोकतंत्र में अपने मिले हुए अधिकार में कुछ सुधार की या कुछ सुधार पर विचार की आवश्यकता है कि नहीं है? और ये तभी होगी जब हम सब लोग नेताओं को कहेंगे कि आप अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये भी लिखिए कि मैं लोगों की अनाप शनाप बातें नहीं मानूंगा। अगर लोकतंत्र में मिले अधिकार का आप नाजायज फायदा करेंगे, बेमतलब का इस्तेमाल करेंगे तो मैं नहीं मानूंगा। मुझे याद है कि इंग्लैंड का मेयर बड़ी महंगी गाड़ियों पर बुलडोजर चढ़वा दिया था क्योंकि वो सब लोग बीच में पार्क किए थे। उसका वीडियो पूरे देश में दुनिया में फैला। कई लोग उसको बढ़िया और कई लोग खराब कर रहे थे। कई लोग कह रहे थे कि ये लाखों लाख करोड़ों करोड़ों की गाड़ियों पर बुलडोजर चढ़ा ठीक नहीं, उनको नोटिस दे देते। मेयर ने कहा कि नोटिस क्यों दें, पहली गलती आपकी थी कि आपने नॉन पार्किंग में खड़ा किया। आपने गलत किया ना तो गलती को तो सजा भुगते। आपको पता था ना कि ये नॉन पार्किंग जगह हम यहां पर पार्क ना करें। इस तरह की कानून क्या हमारे देश में होना चाहिए? हमारे देश में जी नोटिस से अधिकार है। यहां तो मर्डरर को भी अधिकार है कि वकील लेकर के कोर्ट में गए कि मैंने मर्डर नहीं किया था, मेरा मर्डर करने का उद्देश्य नहीं था, मैं तो छुरी घोंप के जांच कर रहा था कि पेट में कितना गहरा है, अब इसका नस कट गया, मर गया तो मैं क्या करूं?
यहाँ तो हमारे वकील कहते हैं कि देखो जी, ये तो गोली की मारक क्षमता चेक कर रहा था, अब इसका प्राण इतना छलका था कि साला छूट गया। हम क्या करें, हमने तो उसके भेजे में गोली मारा था कि गोली की मारक क्षमता देख ले, छेद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब सर इसका भेजा इतना कमजोर था, डूब गया, डूब के मर गया, तो मैं क्या करूं? तो इन सब विषयों पर विचार होगा ना, क्योंकि लोकतंत्र में मुझे अधिकार है कि आपके भेजे में गोली छेद दूं। अब आप मर गए तो आपकी गलती है। ये इन सब चीजों पर विचार होगा कि नहीं होगा? इस बीच जनेंद्र भाई ने मुझे दुआवर मार्गदर्शन किया, मैं चाहता हूं एक बार दोबारा पढ़ें। जनेंद्र भाई के नहीं राकेश भाई, मैंने गाजीपुर बॉर्डर अभी नहीं देखा कि क्या वास्तव में ही किसानों ने रास्ता ब्लॉक किया है या पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया है, केवल सुरक्षा के नाम पर, जिससे लोगों को असुविधाएं हो रही। जनेंद्र भाई, दोनों लोगों ने ब्लॉक किया। मैं तो दिल्ली के सभी बॉर्डर पर गया हूं रिपोर्टिंग के उद्देश्य से, देखने के उद्देश्य से। हम लोग जो शाम को बात करते हैं या अलग अलग चैनलों पर आप सबों के आशीर्वाद से बोलता हूं, तो मैं करीब करीब सभी बॉर्डर पर गया हूं। बंद दोनों लोगों ने किया है, पुलिस ने भी बंद किया है और किसानों ने भी किया है। एक तरफ किसान बैठा है, दूसरी तरफ पुलिस के जवान बैठे हैं, और स्थिति ऐसा है जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो। मैं जैसलमेर बॉर्डर पर गया हूँ घूमने के उद्देश्य से। मैंने देखा है कि दोनों तरफ की सेनाएं अपने बंदूक के ताने खड़ी रहती है, हालांकि वो बहुत दूर रहती है। ये तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर से भी नजदीक है, मतलब वहां नंगी आंखों से नहीं देखी जाती। पुलिस वाले बताते कि वो जो पोस्ट दिख रहा है ना, वो पाकिस्तानी पोस्ट है। लेकिन यहाँ तो अब दूरबीन की जरूरत नहीं होती, यहाँ तो सामने मतलब हाथ मिलाने इतनी दूरी पर किसान है और इधर जवान है, और दोनों एक ही लोग हैं। दोनों हर जगह के बॉर्डर पर यह हाल है। बदरपुर के बॉर्डर पर ऐसा स्थिति नहीं है, गाजीपुर पर है, उस तरफ है। बदरपुर बॉर्डर पर यह स्थिति नहीं है कि एक तरफ किसान है, एक तरफ जवान है, दोनों हाथ मिला के खड़े। ऐसा बदरपुर बॉर्डर पर नहीं है, गाजीपुर बॉर्डर पर। गाजीपुर से भी हट गई थी, लेकिन राकेश टिकैत चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को थोड़ा बड़गला उड़गला करके बुला देते हैं, और वो गाजीपुर मेरठ की तरफ से आ जाते हैं, तो इसलिए वहां थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा है। नहीं तो ऑलमोस्ट दिल्ली में आज की स्थिति हर जगह खत्म है, वो वाली बात रही नहीं। समाचार चैनल से भी खत्म है, आंदोलन का कहीं कोई चर्चा नहीं है। उसको जिलाने के लिए लोग सोशल मीडिया का प्रयोग करें, वो नहीं मुद्दा, उस बात पर मैं नहीं आया हूं ज्ञानेंद्र भाई। मेरा मुद्दा दूसरा है, मेरा मुद्दा उससे भी व्यापक है। मेरा मुद्दा है कि लोकतंत्र में मूल्य अधिकारों का, जैसे मान लीजिए कि राजनीति में, लोकतंत्र में मुझे आपका विरोध करने का अधिकार है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। उत्तर प्रदेश में ताज कॉरिडोर घोटाला का चर्चा हुआ कि ताज कॉरिडोर में मायावती ने घूस लिया है। अब या तो मायावती ने घूस लिया है या नहीं लिया है, दो ही बात हो सकती है ना। तो अगर मान लीजिए कि मुलायम सिंह उनको कह रहे हैं कि आपने रिश्वत ली, तो मायावती दोषी है, और अगर मायावती ने रिश्वत नहीं ली तो मुलायम सिंह दोषी है जो उसको झूठ बोल रहे हैं। इस विषय का कौन जांच करेगा? क्योंकि हमारे देश में, मुझे जहां से हम लोग होश संभाले, राजनीतिक गतिविधियों में सक्रियता से भाग लिए, वो मामला था विश्वनाथ प्रताप का बोफोर्स घोटाला। क्योंकि उसके पहले लड़कपन थी, गहरा की पारिवारिक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक को तो पहले से आना जाना, देखना उतना समझ रहा था। लेकिन जहां हम लोग गतिविधि में भाग लिए थे, मुझे याद है कि मैं सबसे पहली बार अगर किसी पार्टी का झंडा पकड़ा था तो वो था जनमोर्चा का, क्योंकि वो विश्वनाथ प्रताप लहर के रूप में राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है का नारा लगा था। और विश्वनाथ प्रताप पर्ची निकालते थे, जेब में से ये है, और इन लोगों का बोफोर्स दलालों का इसमें नाम लिखा हुआ है। जनेंद्र भाई, आप तो सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। मैं ये विश्वास किया और विश्वनाथ प्रताप को मतदान किया। उस वक्त मतदान का तरीका लगता है, सार्वजनिक अच्छा नहीं रहेगा बोलना, क्योंकि ठीक नहीं है। खैर, मतदान हुआ, लोगों ने दिया, तभी तो विश्वनाथ प्रताप सरकार में आए। अब विश्वनाथ प्रताप जी का सरकार चला, उसके बाद सरदेव चंद्रशेखर जी का सरकार चला, उसके बाद गैर कांग्रेस का सरकार का अब तो प्रचलन ही चल गया, आज भी गैर कांग्रेस की सरकार है। 89 से लेकर के, मतलब 89 से लेकर के 2004 तक तो करीब करीब गैर कांग्रेसी सरकारें रही। गुजराल साहब आए, देवगौड़ा साहब आए, सरदेव चंद्रशेखर जी आए, ये सब लोग आते रहे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए। इन सब में से एक ने भी बोफोर्स में कोई दलाली हुई इस बात का पुख्ता प्रमाण देश की जनता के सामने नहीं रखा। ना तो उन्होंने कहा कि कोई दलाली हुई, या उन्होंने कहा कि कोई दलाली नहीं हुई, मतलब इस बीच में ढूल मूल रहा। हम सब लोग ठगे हुए महसूस हो गए। राजनीतिक पार्टियों ने हिट एंड रन किया, वो हिट किए और अपना राजनीतिक लाभ लिया और रन कर गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी दिवंगत हो गए, लेकिन बोफोर्स में कोई दलाली हुई इस बात का कोई प्रमाण, कोई पुख्ता सबूत कहीं कोई पेश नहीं कर पाया।
अब आते हैं, शिवशरण जी को नमस्कार। अब आते हैं अभी नई जो तत्काल सरकार चल रही है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी आए तो कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। कब आएंगे, कौन से अच्छे दिन, ही नहीं बताया गया। बताया गया कि रावण बढरा सरकारी दामाद है और हरियाणा और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीन घोटाला किया हुआ, लूट लिया है, ये एफआईआर होगा, ये केस होगा। हम इसी खुशी में थे कि चलो गांधी परिवार से कोई तो आदमी जेल जाएगा। मोदी जी को मतदान हुआ, मोदी जी सरकार में एक टर्म पूरा हो गया। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और हरियाणा में भाजपा की सरकारें आई और चली भी गई, लेकिन अब तक रावण बाढरा के विरुद्ध एक किसी भी थाने में एफआईआर तक नहीं हुआ कि उसने फलाना रकबा, फलाना जमीन, खसरा नंबर, फलाना कब्जा किया हुआ है, उस पर उसका अवैध कब्जा है। विश्वनाथ प्रताप सिंह की तरह से अब नरेंद्र मोदी की भी कार्यकाल दूसरा वाला भी अब थोड़े ही दिन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। मेरा चर्चा आज यही है, लोकतंत्र के मिले अधिकार पर सुधार की आवश्यकता है कि नहीं है, क्योंकि मैं तो ठगा हुआ महसूस कर रहा हूं कि भाई मेरे को नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हर लोग कह रहे थे कि रावण बाढरा दोषी है जमीन का, तो जब दोषी है तो उस पर अब तक कोई एफआईआर क्यों नहीं हुआ। उसी तरह से ये बात तो हो रही थी ना कि भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह घोटाला का बात कर रहे हैं, कहीं आएगा। ये तो आप बड़े बड़े लोगों का घोटाला, मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में कोल घोटाला, 1,76,000 रुपए का सीएजी घोटाला, ये सब घोटाला का नाम हमने सुना। हमने उसी मन से दुखी होकर के कांग्रेस को नकार दिया, कहा कि नहीं भाई कांग्रेस तो घोटाले की सरकार है। हमने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। नरेंद्र मोदी के अधीन काम करने वाली सीबीआई ने पूरी जांच की और कोर्ट में यह साबित हुआ कि कोल घोटाला हुआ ही नहीं था। अब बताइए कि मैं क्या करूं, बीन मतदाता। मैं तो घोटाले की वजह से ना मनमोहन सिंह को वोट नहीं दिया था कि भाई मनमोहन सिंह के अंदर, मनमोहन सिंह के अधीन आने वाली सारी सरकारें, मंत्रालय में घोटाला हो रहा है, चाहे वो कोल घोटाला हो रहा हो, वो सीएजी घोटाला हो रहा हो, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला हो रहा हो, मतलब हर तरफ घोटाला हो रहा है। तो मैं ऐसे घोटालेबाज को अपना समर्थन क्यों दूं? मैं नहीं दूंगा, मैं मोदी जी को समर्थन दूंगा। और मैंने मोदी जी को समर्थन दिया। मोदी जी के सरकार आने के बाद ये साबित हो गया कि कोई घोटाला हुआ नहीं था। कोर्ट में कोई रिकॉर्डिंग प्रस्तुत नहीं हुआ, कोई सबूत प्रस्तुत नहीं हुआ। ये लोकतंत्र की बदसूरती है कि नहीं, लोकतंत्र में ये धोखा है कि नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की अवमानना है कि नहीं। मेरा आज का प्रश्न आपसे ये है कि क्या लोकतंत्र में इन सब बदनुमा दागों पर भी विचार होना चाहिए कि नहीं। क्योंकि अगर आप सफेद झूठ बोल करके राजनीति में आएंगे, राजनीति करेंगे, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, मैं पर दोबारा स्पष्ट कर देता हूं कि यहां ना तो मैं मोदी जी की आलोचना कर रहा हूं, ना मनमोहन सिंह की आलोचना कर रहा हूं। मैं तो उन तरीकों की आलोचना कर रहा हूं कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो जिन जिन मुद्दों को जोर शोर से उठाते हैं, सरकार में आने के बाद आप उन्हीं मुद्दों के साथ होते हैं। एक उदाहरण देता हूं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो विदेशी एफडीआई का बात हुआ था। हाँ अमित नमस्कार भाई। विदेशी एफडीआई का 49% बात हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बोली कि एफडीआई नहीं है, ये जो कांग्रेस का विदेश में पैसा वो फोर्स में स्विट्जरलैंड में बंद है ना, स्विस खाते में, वही इंडायरेक्ट आने वाला है, ये एफडीआई नहीं होगा, हड़ताल कर रहे थे। और जब मोदी जी की सरकार आई तो बोला कि अब 100% एफडीआई आएगा। मतलब आपको एक एक बातें बता रहा हूं कि ये हमारा देश कैसे चलता है। हमारे देश में ये कहा गया था, जीएसटी कांग्रेस के जमाने का था, जीएसटी की परिकल्पना कांग्रेस के मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, क्योंकि अर्थशास्त्री थे, जीएसटी के नफा नुकसान को समझते थे। एक देश एक टैक्स की परिकल्पना, चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री थे और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह तो खैर दुनिया का माने गए अर्थशास्त्री है, इसमें तो कहीं कोई दो राय है ही नहीं है। उस वक्त इतनी सारा मंदी, आर्थिक मंदी दुनिया में आई थी, लेकिन भारत में मंदी का असर नहीं हुआ था। वो मनमोहन सिंह की अर्थशास्त्री ज्ञान का ही योगदान था कि अर्थशास्त्र को के हिसाब से हमारे देश में कहीं कोई मंदी नहीं। अमेरिका जैसा देश के कई कंपनियां लाल बत्ती जला दी, कई कंपनियां दिवालिया हो गई, लेकिन हमारा भारत अजर अमर अक्षुण खड़ा रहा हिमालय की तरह। वो मनमोहन सिंह की अर्थ ज्ञान का ज्ञान था। तो जीएसटी उनका था। मुझे खूब बढ़िया से याद है कि जीएसटी का हाईएस्ट रेट 14% था।
भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष में थी, सड़कों पर आंदोलन होने लगा कि देश बिक जाएगा, व्यवसाय खत्म हो जाएगा, आम आदमी मर जाएगा, क्योंकि 14% कहां से देगा गरीब आदमी जिसके घर में 14 रुपया नहीं है। और अब आपको जानकर का आश्चर्य होगा कि अब 14% शायद मिनिमम हो गया है। हालांकि कुछ चीजों पर 5% है, नहीं तो 14% जीएसटी मिनिमम है, कहीं 28%, कहीं 30% है। अब मैं भारत का मतदाता क्या कहूंगा कि भाई 14% जीएसटी से देश बिक रहा था और 28% जीएसटी से देश अमर हो गया। इस विषय पर कभी कोई चर्चा होगी कि नहीं होगी? वो इसलिए नहीं होगी, अब वीडियो बंद करने से पहले क्यों नहीं हुई आपको चर्चा कर देता हूं। वो इसलिए नहीं होगी कि नेता हमको जाति धर्म में फांस दिए इतना कि मैं राकेश सिंह परमार हो, क्षत्रिय हूं मैं, जैनेन्द्र सिंह अर्कबंसी क्षत्रिय है कि दूसरे जाति का है ना, दूसरे जाति का लगता है, अर्कबंसी मेरे ख्याल से कुछ और होगा, तो ये मेरा नहीं है। अमित सिंह, अमित आगे क्या लिखता है, सिंह है ना, कुछ और होगा, क्योंकि सिंह वो भी कोरी भी लिखते हैं। फलाना पांडे, वो तो सीधा सीधा पांडे है, फलाना तिवारी। मतलब अब ये हो गया है कि गोत्र छोड़िए, पति पत्नी में बांट गया गया है कि 33% महिलाओं को आरक्षण देगा। मेरी पत्नी बोलेगी कि भैया रुक जाओ, फेसबुक पर तूने कितना बोला, आधा घंटा, 20 मिनट मैं भी बोलूंगी। इसलिए बेट में जनेंद्र भाई, मैं जानता हूं आपको क्षत्रिय, मैं आपका उदाहरण के लिए बोला, मैं आपके एग्जाम्पल के लिए बोला भाई, मैं जानता हूं जनेंद्र भाई की आप क्षत्रिय हैं, मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं बात कह रहा हूं यही इसी को रोकना है। आप तुरंत लिखे ना क्षत्रिय, इसी को लिखना है, क्योंकि हम में से कोई भारतवासी नहीं है। आप किसी से बोलेगा कहां के हो, बलिया के हैं, आजमगढ़ के हैं, गाजीपुर के हैं, भारत का कोई नहीं कहता, क्योंकि नेताओं ने बचपन से हमको बांट दिया है कि तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम भारत के हो, तुम भारत के बाहर के हो, ये बांट दिया है। यही बात मतलब मैं तो एक एग्जांपल के लिए आपको जनेंद्र भाई बोला कि मुझे दिमाग में संदेह है कि ये अर्कवंशी क्षत्रिय है कि अग्रिवंशी है कि कौन वंशी है। हमको क्या मतलब, जनेंद्र मेरा भाई है, हिंदुस्तानी है, भारतीय है, मेरा मित्र है, ये क्यों नहीं मैं कहता। इन्हीं सब विषयों पर नेता का निश्चिंत है कि ये राकेश परमार आधा घंटा बकवास कर ले, 100, 200, 500, 1000 लोग देखेंगे, उसके बाद कोई नहीं देखेगा। उठते ही अरविंद केजरीवाल कहेगा कि 200 की जगह 300 बिजली यूनिट फ्री। उससे ये कोई नहीं पूछेगा कि भाई साहब 300 यूनिट बिजली फ्री का जो हजारों लोगों का बिजली का बिल आएगा वो तुम्हारे पिताजी के घर से आएगा, तुम्हारे पेंशन से आएगा, कहां से आएगा, क्योंकि ये पूछेगा नहीं। इसलिए नहीं कि वो जैनेंद्र का बिजली का बिल राकेश परमार पर डाल दिया, राकेश परमार का बिजली का बिल जैनेंद्र पर डाल दिया। राकेश परमार कह रहे कि मेरा 200 नहीं लगा, जैनेंद्र का तो लग गया, जैनेंद्र भी तो भारतवासी ही है। तो चाहे सरकार मोदी जी को या मनमोहन सिंह को, ये बात तो रहेगा ना भाई कि जो मोदी जी अच्छे दिन आने की बात करते वो कहां गया। नरेंद्र मोदी जी को ये बात बतानी पड़ेगी ना कि जो मनमोहन सिंह के नीतियों का आपने विरोध किया था, जिन का आलोचना किया था, जिसको देश विरोधी बताया था, उन्हीं सारे चीज को आप स्वयं कर रहे हैं। तो देश विरोधी मनमोहन सिंह है कि आप हैं। जब तक हम सब लोग हिंदू मुसलमान अगला पिछड़ा, अब देख लीजिए, हिंदू मुसलमान तो पहले बांट दिया था नेता लोग, अब तो हिंदू मुसलमान ये खून नहीं ना, क्षत्रिय ब्राह्मण बांट दिया है, पिछड़ी अगली बांट दिया। अब पिछड़ी अगली छोड़िए, बलिया का है तो गाजीपुर का ये बटा हुआ है, वहां से दुर्गति छोड़िए, पति पत्नी बांटा गया है, भाई बहन बांटा गया है, क्योंकि महिला आरक्षण आ ही रहा है। हम सब जो जनेंद्र भाई जैसे युवा लोग हैं, जब तक इस विषय को नहीं रखेंगे, इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, तब तक नेता समझेंगे कि ये तो सब लोग बेवकूफ है, हमारे लिए अफीम के नशे से ग्रसित है और अब इनका कुछ नहीं हो सकता। जनेंद्र भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको लगता है कि मैं बढ़िया कर रहा हूं तो मेरे वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करें, और अपने आशीर्वचन के साथ कि ये बातों के साथ आप एसोसिएट कर रहे हैं कि अपने आप को नहीं, क्योंकि ये बात बड़ा जरूरी है, हम सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक इस देश में झूठ बोल के राजनीति होती रहेगी, झूठ बोल के राजनीतिक मुद्दा निर्धारित होता रहेगा, तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। तब तक हम सब लोग छले हुए और ठगे हुए महसूस करेंगे, ये बात निश्चित है। दूसरा क्या है कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, नेता हम ही बनते हैं ना, हम ही ना कल नेता बनेंगे, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जब हम ही सब्जी का ठेला मेन रोड पर लगाते हैं और मना करने पर कहते हैं कि हम हड़ताल पर चले जाएंगे, तो फिर नेता बढ़िया कहां बनेगा, हमें में से लोग जाता है ना। तो सबसे पहले हमको स्वयं सुधार करना पड़ेगा कि हम जो सब्जी का ठेला बीच रोड पर लगाया हुआ है, हम उसे सब्जी ना खरीदें।
कहेंगे भाई हम तेरे से सब्जी नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि तू सड़क को जाम किया हुआ है। हम सब लोग अगर एकत्रित हो जाएंगे तो सब्जी वाला ठेला वाला रोड पर नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि रोड डिस्टर्ब हो रहा है और आम जन ही परेशान है। क्योंकि मोदी जी को अगर बदरपुर आना होगा ना तो पुलिस पीट करके 3 किलोमीटर दूर हटा देगी, ठेला वाले का परछाई नहीं रह पाएगा वहां पर। मोदी जी सरासर अपने गाड़ी से निकल, उनको तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई भीड़ है। मैं जाके कहूँगा कि सुनो जी बदरपुर मीठापुर मोड़ पर सब भीड़ बहुत होगा। कहाँ भीड़ था? परसों आया तो कोई गाड़ी नहीं थी, शटर तक बंद था। क्योंकि उनको पता क्या है, कहा जाता है ना कि सागर के गधे को सब हरा हरा ही दिखता है, वाला हाल है। आप जो चश्मा में मोदी आते हैं तो रोड बंद हो जाता है, तो उनको तो 15 मिनट में आगे बोला नहीं तो सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी, वहां तो परिंदा नहीं था, मैं वहीं से आया हूं। तो दिक्कत मोदी को नहीं है, दिक्कत केजरीवाल को नहीं है, दिक्कत सोनिया जी को नहीं है, दिक्कत मनमोहन सिंह को नहीं है, दिक्कत आपको और हमको है। क्योंकि हम और आप जाते हैं तो जाम लगा रहता है, क्योंकि एक ऑटो वाला बीच में खड़ा करके बदरपुर 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 चिल्ला रहा है और पीछे से बोला रुक ना 2 मिनट, क्या कहां जा रहा है, झुंड में जाने का, रुक 2 मिनट, सवारी आ रही है। क्योंकि उसको पता है कि मैं डांट रहा हूं, तीसरा कोई नहीं बोलेगा। और ये कार वाला अकेले गाड़ी में क्या बोलेगा, वो कहेगा कि जाने दो यार ये बदमाश हमारा लोग है। इन सब चीजों पर जब तक विचार नहीं होगा तब तक लोकतंत्र का रक्षा नहीं हो सकता। क्योंकि किसी चीज की बुराइयों को अगर बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसा आएगा, अभी भी कई पढ़े लिखे लोग नेता नुता की बात सुनकर नाराज होते हैं, छोड़े यार हमको क्या मतलब है। स्थिति इतनी आगे है कि हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों में से कई लोगों को तो पता नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। क्योंकि उनको कहता है कि हमको ये लोग रोटी थोड़े देते हैं, हमको रोटी हमारी नौकरी देते हैं, हमारा व्यवसाय देता, नौकरी व्यवसाय। सलमान खान को बहुत लोग जानते हैं, ऐसे कई लोग होंगे जो भारत के कैबिनेट के मंत्रियों का नाम नहीं जानते, 2-4 लोगों के नाम के अलावा। वो इसलिए नहीं जानते कि उनकी रुचि उसमें नहीं है। हाँ सरोज भाई नमस्कार। तो मेरा ये था, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, कि लोकतंत्र में मिले अधिकारों पर जब तक समीक्षा नहीं होगा, चुनाव में चुनावी लाभ के लिए जब तक सत्य बोलने की वैधता नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और लोकतंत्र के प्रति लोगों में आस्था नहीं जगेगा। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आप चाहते हैं कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो तो मेरा इस वीडियो को शेयर और लाइक करें, ताकि आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचे और आप भी अपने अपने माध्यम से वीडियो बनाए, ट्वीट करें, वो करें और सरकारों को टैग करें कि हम आपकी कलई को पहचान चुके हैं, आप झूठ बोलते हैं और अब हम झूठ के साथ नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ लोकतंत्र अमर रहे, अक्षुण्ण रहे, निर्विवाद रहे और लोकतांत्रिक मूल्यों की भी रक्षा बिल्कुल ईमानदारी से हो, जैसा हमारे पूर्वजों ने कल्पना किया था, ऐसा नहीं जो ऐसा चल रहा है। इन्हीं शब्दों इन्हीं मनोकामना के साथ मैं राकेश प्रभा आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय।